अब कोई ऐसा भी कर सकता है कि गलत तरीके से जो है जमीन का कागजात बना ले, जो कि आपके पूर्वज के नाम से बनना चाहिए था, और लेकिन ये बन गया, या आपके पिता के नाम से बनना था, आपके चाचा के नाम से बनना था, लेकिन आपके जो अन्य हिस्सेदार हैं उनके नाम से ये कागजात बन चुका है। आप नहीं थे, आपको जब पता चला तो आपको ये पता चला कि आपके हिस्से की प्रॉपर्टी जो है वो किसी ने जबरन कब्जा भी कर लिया और अपना नाम भी दर्ज करा लिया है। अपना नाम क्या किया? दर्ज करा लिया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आखिर इसके लिए क्या कानून है, क्या करना होगा। आज जो सवाल है कि सर इसमें जो है समय सीमा क्या है। हमारा केस बहुत पुराना है, कम से कम जो है 60 वर्ष बीत गए हैं। क्या अब हम केस दर्ज जो है कर सकते हैं? हमारे पास परदादा का केवाला भी है, रसीद भी है, क्या करें? लिमिटेशन, समय सीमा में हमें छूट मिलेगा? हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बिल्कुल हम आपको आज बता रहे हैं कि आखिर आपके लिए आखिर समय सीमा क्या मायने रखता है और आपको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आप अपनी जमीन को प्राप्त कर पाएंगे। हमारे पास खतियान है, रसीद भी है, लेकिन हमारे पट्टीदार जो है जमीन को अपने नाम करा लिया है। समय सीमा 50 साल हो गया। देखें सबसे बड़ी बात है, इन्होंने समय सीमा की बात की तो क्या कहता हमारा कानून समय सीमा को लेकर। तो यहां पर अगर बात करें सबसे पहले जो समय सीमा है तो उसको लेकर जो कानून है वो है यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट में अगर आप जाएंगे तो उसमें लिमिटेशन एक्ट, तो उसमें क्या है जो है समय सीमा के बारे में बताया गया कि देखें कुछ भी करें लेकिन तय समय सीमा के भीतर करें। आज समस्या क्या हुआ है कि इनके पास जमीन का कागजात है, लेकिन यहाँ पर क्या किया? अपना नाम दर्ज करा लिया। अपना नाम तो दर्ज करा लिया, तो इनके पास जो है अगर कागजात के तौर पर जमीन का इनके पास जो है पुराना खतियान है और साथ में प्लस रसीद है। जमीन खरीदे थे तो इससे संबंधित जमीन का केवाला भी है, ठीक है, और एक तरह से जो भी दस्तावेज है, लेकिन अपने नाम पर कौन कराया? पट्टीदार, हिस्सेदार। तो ये जो है जैसे ही मामला कोर्ट में जाएगा ना, तो कोर्ट में जाकर आप क्या कहेंगे कि मेरा हिस्सेदार जो है वो अपनी मेरी हिस्से की प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करा लिया और मुझे पता नहीं था। हम तो बाहर रहते थे, पढ़ रहे थे, बाहर जो है एक तरह से रोजगार कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, जो भी होगा, है ना, जो भी दलील है वो आप देने की कृपा करेंगे। लेकिन आपको पता नहीं चला, आपको बाद में पता चला कि आपकी प्रॉपर्टी को जो है इन्होंने अपने नाम पर करा लिया, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, ये तो मेरा परिवार का सदस्य था। सबसे बड़ी बात है ये जो है ना छल करना, धोखा करना, खास करके परिवार का जो सदस्य है ना, तो उसको लेकर यानी ये धोखाधड़ी हो गया, एक तरह से आप कह सकते हैं जालसाजी करना हो गया कि धोखे से जमीन, अपने हिस्सेदार की जमीन को अपने नाम पर करा लेना। कानून में न्याय तो मिलना तय है। समय सीमा की अगर बात करें सबसे पहले, ठीक है, तो समय सीमा क्या कहता है? कोई भी अगर यहां पर देखा जाए जो लिमिटेशन एक्ट है, ठीक है, उसमें अगर आप देखें जाकर जो सेक्शन यहां पर 5 है, सेक्शन 5 के तहत जो है यानी लिमिटेशन की बात जो की गई है उसमें आप पूरा समझ जाएंगे कि अगर किसी भी प्रक्रिया में आप जो है देर से जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कानूनी कार्रवाई होगी, कागजात में सुधार होगा, प्रॉपर्टी में सुधार होगा, तो आप जाएंगे एक वकील से, आपको क्या करना? संपर्क कर लेना। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहां पर जो भी सिविल लॉयर हैं उनसे आप क्या करेंगे? वहां से बात करेंगे और सिविल कोर्ट में आप जो है उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल करेंगे जो गलत तरीके से कागजात बनाकर बैठा हुआ है। जैसे ही कोर्ट से उसको नोटिस मिलेगा, उसको कोर्ट से जवाब देना पड़ेगा कि बताइए ये कागजात जो बना लिया, अपना नाम जो दर्ज करा लिए हैं, कैसे कराए? कुछ साक्ष्य है, दिखाइए। अब है कि 60 आज से नहीं है, बहुत दिन से है, बहुत दिन से है, उससे मतलब नहीं है। ये हुआ होगा तो कोई रीजन, देखें किसी का भी जो जमीन उसके नाम पर ट्रांसफर हुआ तो उसका एक रीजन, प्रॉपर रीजन है। लेकिन अगर वो साक्ष्य आपके पास नहीं है और कोई दावा कर रहा है तो वैसी सिचुएशन आपके हाथों से प्रॉपर्टी चली जाएगी।
अगला जो सवाल है, अगर इस सवाल को देखा जाए यहाँ पर तो ये कह रहे सर मेरे बाबा के नाम पर जो है केवाला जमीन है, मौखिक बंटवारा हुआ है, बट 2 भाई को जो है रोड साइड में हिस्सा मिला है। मेरा पति जो है को रोड के अंदर का जो है हिस्सा मिला हुआ, मेरे पति को रास्ता नहीं मिला है। रोड साइड वाले ने पक्का जो है एक तरह से पक्का का मकान बना लिया, रास्ता को भी जो है बंद कर दिया है। क्या पार्टीशन सूड मुकदमा जो है करके उन लोगों के मकान जो है तोड़कर मेरे पिता को जो है रोड का हिस्सा मिल सकता है? तो देखें समस्या कहाँ है कि जो है ये जो जमीन आप देख रहे हैं ना, ये जमीन की अगर बात करें सबसे पहले तो देखें ऐसा सिचुएशन में होता क्या एक्चुअली कि ठीक है मान लेते हैं इनका बाबा का नाम से जो है जमीन का केवाला है। अब बात होता है कि जो बात हो गया मौखिक तौर पर, ठीक है, मौखिक। अब देखें ये बात मौखिक लोग करते हैं लेकिन कानूनी मान्यता मौखिक का नहीं है। अब 2 भाई को रोड साइड में हिस्सा मिला कैसे? मौखिक का मान्यता कानूनी तौर पर नहीं है। मेरे पिता को रोड के अंदर का हिस्सा मिला हुआ, मेरे पिताजी को रास्ता नहीं मिला। रोड साइड वाले ने पक्का मकान बना लिया है, रास्ता को भी जो है बंद कर दिया। क्या पार्टीशन सूट से मुकदमा करके उन लोगों के मकान तोड़कर? नहीं, आप टाइटल का दावा करेंगे, साथ में टाइटल का दावा, ठीक है, टाइटल का दावा और साथ में फिर पार्टीशन की मांग करेंगे आप। एक तो पहले आप जिस जगह की बात आप कर रहे हैं, जिस जगह पर मकान बना हुआ है ना, वो मकान वाला जमीन वो जबरन बना लिया, ठीक है, हिस्सेदार था और हिस्सेदार भाई ने क्या किया, जबरन बना लिया, पीछे हमें दे दिया और बात हुआ था रास्ता का। देखें अभी क्या होता है, कोर्ट में भी हर तथ्य को देखा जाएगा, इसलिए कि मकान तो पक्का बना हुआ है और जो भी है मौखिक बंटवारा हुआ है। तो इसको अगर आप ये भी दावा कर सकते हैं कि बंटवारा तो हुआ ही नहीं है, मकान तो मेरा भी है। बात को समझने का प्रयास करें, आप जाएंगे अपने वकील से जब संपर्क करेंगे तो पूरा प्रक्रिया समझ में आ जाएगा। भाई है ना, मकान बना लिया आप जमीन पर। अगर आप छोटे भाई हैं तो अगर आपको रोड साइड में हिस्सा नहीं मिला हुआ ना, जाकर दावा करेंगे बंटवारा हुआ नहीं, और तो वो मकान जो बना हुआ वो तो हम लोगों का है, उस मकान में हमको हक नहीं दिया जा रहा है। वो मकान तो एक तरह से देखा जाए तो एक जॉइंट फैमिली का मकान है, जॉइंट में हम लोग हैं। मौखिक जो भी हुआ है बंटवारा हुआ ही नहीं है। और कोई कहेगा कि मौखिक हुआ है तो देखें साक्ष्य तो दिखाना होगा, बंटवारा हुआ तो उसका कागजात तो दिखाना होगा, कुछ भी साक्ष्य के तौर पर, ठीक है, कोई पंचनामा ही जिसमें सभी लोग इस बात की सहमति जताए हों या अन्य कोई ऐसा दस्तावेज, कोई दस्तावेज नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो साक्ष्य नहीं है, इसलिए इस मौखिक बंटवारा का कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं है। सर हमारे दादाजी के यहाँ पर जो है नाम जमीन 1970 तक जमीन थी और वे जो है सरकारी हो गई और 1984 में वो जमीन दूसरों के को जो है अलॉटमेंट हो गई, पर उस पर जो है कब्जा अभी भी हमारा है। तो देखें ऐसा करें ना, आपकी सबसे पहले जो है कि आपके जो दादा हैं 1970 की अगर बात करें, 1970 तक जो है जमीन थी। अब वो 1984 में क्या हुआ कि 1984 में ये जमीन जो है ये सरकारी हो गया, ठीक है। तो देखें सरकारी होने का जो वजह है, सरकारी यहाँ पर होने का वजह ढूंढना होगा। सरकारी होने का वजह क्या है? सबसे पहले वो कहेंगे पता नहीं, आप कहेंगे पता नहीं, ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपको पता नहीं है वजह। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि एक तरह से आपके पूर्वज जो है इसका मुआवजा लिए होंगे, यानी कहीं ना कहीं जो जमीन आपकी है वो नहर में हो या एक तरह से जो ग्रामीण यहाँ पर है ग्रामीण विकास में हो के तहत जो है भूमि को दान में लिया गया हो या भूमि का अधिग्रहण किया गया हो, कुछ भी किया गया। तो ऐसे सिचुएशन में मुआवजा मिलता है। अगर मुआवजा आपके पूर्वज प्राप्त किए होंगे तो उस समय ये जमीन सरकारी नहीं हुआ होगा, लेकिन बाद में इसको सरकारी कर दिया गया। तो आखिर अब है कि जो आपको पता नहीं है वो पता लगाना होगा और वजह ढूंढना होगा। अब ये वजह जो है आपको पता नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, तो जो भी है बाद में हो सकता है थोड़ा आपको जो है दिक्कत हो, लेकिन एक दावा आप डायरेक्ट कोर्ट में जाकर कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है स्पष्ट तरीके से देख लिए।
आसपास के लोगों को पूछे। देखिए सबसे बड़ी बात होता है ना, जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां के जो आसपास के लोग हैं, ठीक है, उनको भी बहुत चीज़ों की जानकारी होती है, क्या हुआ कैसे हुआ, या जो ऐसे बुजुर्ग लोग हैं उनसे आप जाकर बात कर सकते हैं कि कैसे ये ज़मीन जो है सरकार के नाम से हो गया, तो वो बताएंगे देखें अपने आप हो गया, गलती से हो गया, ऐसा जो आपका ज़मीन नहीं दिया गया था। तो डायरेक्ट आप सरकार के ऊपर जो है क्या करेंगे, सरकार के ऊपर क्या करना है, आपको यहाँ पर केस फाइल कर देना डायरेक्ट सरकार के ऊपर ही, सोचने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के ऊपर कार्रवाई होगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि बताएं आपका जो ज़मीन आपके नाम ये दर्ज हुआ है किस आधार पर हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सभी जो है एक तरह सरकार को जो है बतानी होगी डिटेल में। अगला जो सवाल की बात करेंगे सर, इसी सर्वे से सब प्रॉब्लम है, ये जो यहाँ पर सर्वे है इसमें जो है सब प्रॉब्लम है। तो देखें जो प्रॉब्लम हो जैसे हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर जो है आपका जो पुराना सर्वे है, ठीक है, पुराना सर्वे जो है और उसके आधार पर जो पहले नया सर्वे हुआ था, अगर इस नए सर्वे में गड़बड़ी है ना, गड़बड़ी है, तो इसका जो सुधार होगा वो ये अभी वर्तमान सर्वे नहीं कर सकता, इसलिए कि ये पावर जो है ना सुधार का वो सिविल कोर्ट को है, और अगर कोई पावर सिविल कोर्ट को दिया गया है तो सिविल कोर्ट का जब तक निर्णय नहीं आएगा तब तक आप किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। अगला जो सवाल है सर, मेरे जो है एक तरह से सर मेरे नाम जमीन है लेकिन मेरी मम्मी से स्टाम्प पेपर पर लिखवा लिया है और मम्मी और पापा भी एक्सपायर हो गए हैं और हम अकेले जो है एक तरह से लड़की हूँ, उन लोगों ने जो है उसमें जो है घर बना लिया है, तो सर क्या करें सर हम बताएं। देखें पिता का जो संपत्ति है, इस तरीके से समझ ले, पिता की संपत्ति एक बड़ा सवाल है, पिता की संपत्ति। अब पिता का संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा? पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी उनका बेटा होगा और बेटी होगी, अब उनकी पत्नी होगी, ये सभी इसके अलावा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। ये सभी में से अगर मान लेते हैं पत्नी नहीं है तो पत्नी उत्तराधिकारी नहीं होगी, बेटा नहीं है तो बेटा उत्तराधिकारी नहीं होगा, बेटी है तो बेटी उत्तराधिकारी होगी, ये हमारा कानून कहता है। अब इसके अलावा जो है जो ऐसे लोग हैं अब जो धोखा करने के लिए यहां पर आ गए हैं, धोखा करने के लिए, ठीक है, या जमीन को हड़पने के लिए, जमीन यहां पर जो है यहां हड़पने के लिए, तब वैसे लोगों का क्या कह सकते हैं? देखें वो तो एक तरह से धोखा करने ही आए हैं, जमीन को हड़पने ही आए हैं, तो उनको कुछ कहा नहीं जा सकता है कि उनका जो एक तरह से कार्य है वो इसीलिए आए हैं कि वो प्रॉपर्टी को हड़प सकें, जमीन को हड़प सकें। इसलिए हम आपको बता दें सबसे पहले, ठीक है, कि कोई अगर जमीन को हड़पना चाहता है ना, प्रॉपर्टी को अगर हड़पना चाहता है, तो ये जो है एक तरह से आपको समझना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए, इसलिए कि ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो है कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी अगर जो है प्रॉपर्टी को अगर वो हासिल करना चाहता है तो आपको सख्त से सख्त जो है उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। अब मान लेते हैं हड़प लिया है, घर बना लिया, अब कहेंगे कि विकल्प आप बताइए क्या करेंगे। तो एक बेटी है, आप जो घर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जाके घर तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाएंगे और सिविल कोर्ट में जो है, ठीक है, सिविल कोर्ट में केस फाइल कर देंगे, सिविल सूट फाइल कर देंगे उस व्यक्ति के ऊपर जिन्होंने आपके पिता की संपत्ति को जबरन कब्जा कर लिया। कोई भी हो, भाई हो, चाचा हो, रिश्तेदार हो, अगल बगल के लोग हो, जो भी हैं, जमीन नहीं ले सकते। बेटी का अधिकार है, पिता का संपत्ति पर बेटी का अधिकार, कहेंगे स्टाम्प पर लिखवा लिए। स्टाम्प पर लिखने से, मम्मी के लिखने से क्या होगा? मम्मी अपना हिस्सा बेच सकती है, मेरा हिस्सा नहीं। ठीक है, मान लेते हैं कि मम्मी को अगर जमीन, एक तो सबसे पहले स्टाम्प पेपर पर लिखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, जमीन का अगर केबाला कर दे मम्मी
तो इतना अगर बड़ा जमीन है ना, फिर भी मम्मी को इतना ही करने का अधिकार है, ठीक है, इतना ही करने का अधिकार है, इसके अलावा वो भी बिना बंटवारा का नहीं। तो बहुत सारे देखें नियम और कानून है। अगर कोई भी जो है अगर ये सोचता है ना कि हम प्रॉपर्टी को हासिल कर लेंगे गलत तरीके से, तो वो नहीं कर सकता। अगला सवाल है, सर मेरे ससुर जी ने गांव की सारी प्रॉपर्टी मेरे देवरानी के नाम पर कर दी, हमें पता नहीं था, अब जो है ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं, अब पता चला है, अब हमें जो है कोई रास्ता बताएं। तो देखें हम आपको बता देते हैं कि ससुर जी जो है अब वो गांव की अगर बात कर दिए हैं, गांव की सारी प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी अब ये क्या किए हैं, ससुर जी ने अपने देवरानी के नाम पर उन्होंने कर दिया है, ठीक है, हमें पता नहीं था जो है। अब ससुर जी है तो अब अभी है ही नहीं इस दुनिया में, ससुर जी तो एक्सपायर कर गए, ससुर जी होते, अब पता चला है, अब हमें कोई रास्ता बताएं। सबसे बड़ी बात है कि अब हमें कोई रास्ता बताएं। देखिए हम आपको बता देते हैं और ये समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, कि ससुर जो है, ससुर का जो अधिकार है, तो ससुर के पास जो संपत्ति है, सबसे पहले ये देखें कि ये संपत्ति पैतृक संपत्ति है या ससुर का अर्जित संपत्ति है, ठीक है, अर्जित संपत्ति है। अगर ससुर का पैतृक संपत्ति है तो ये ससुर को उसकी भी प्रकार का कोई एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। ससुर का अगर अर्जित संपत्ति है, देखें ससुर का जो संपत्ति है ना, अगर वो अर्जित संपत्ति है तो वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन में जो है ससुर कुछ नहीं कर सकते। अर्जित संपत्ति, हाँ, यहाँ पैतृक संपत्ति जो है ना, पैतृक संपत्ति में भी जो है वो किसी को जो है नहीं देंगे, आप दावा कर सकते हैं। अर्जित संपत्ति की बात है तो वो दे सकते हैं, देखें उसमें यहाँ पर देखा जाए तो वो स्वतंत्र है देने को। अर्जित संपत्ति अगर उनके पास है ना तो आप नहीं रोक पाएंगे। अर्जित संपत्ति जो है वो किसी को दे सकते हैं, अब वो अपनी देवरानी को दे दे या अपना कोई इनका जो है जिनसे कह सकते हैं कोई नौकरानी को दे दे, तो भी नहीं रोक पाएंगे, अर्जित है। अब खुद कमाए आपके ससुर, अब अपना संपत्ति किसी को दे भी नहीं सके, ऐसा नहीं हो सकता। ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं, अब पता चला हमको, तो क्या करें, जाकर केस फाइल कर दें, ठीक है, केस फाइल कर दें कि देखें सारी प्रॉपर्टी देवरानी ने धोखे से अपने नाम पर करा लिया, ससुर के मरने के बाद जो है हम आगे पता किए तो ऐसे ऐसे कर लिए, तो पूछेगा ना ससुर आपको काहे कर दी ये संपत्ति अपने नाम पर। अब ससुर को यह भी देखा जाएगा करने का अधिकार था या नहीं था, यह भी देखा जाएगा कि जो किया गया है वो लीगल तरीके से किया गया है ना, लीगल तरीके से कि सिर्फ कोई व्यक्ति जमीन का दाखिल खारिज करा लिया है, म्यूटेशन अपने नाम पर करा लिया। म्यूटेशन अपने नाम कराने से मालिक बन जाएंगे, जमीन का म्यूटेशन जो है उससे आप मालिक नहीं बन जाएंगे, इसलिए कि म्यूटेशन जो है एक तरह से वो राइट है, सिर्फ आप सरकार को उस जमीन का, उस प्रॉपर्टी का राजस्व भर रहे हैं। मालिक कौन है ये तो तय होगा उसके कागजात के आधार पर, उसके टाइटल के आधार पर, आखिर प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, ये होता है पूरा प्रक्रिया। अब बहुत सारे लोगों का जो समस्या है वो है बासगीत पर्चा को लेकर, तो ये देखें इनका भी सवाल है। ये कह रहे मैं से 5 डिसमिल बासगीत पर्चा का बंदोबस्त जमीन है और रैयत ने 40 वर्ष जो है पूर्व 50 रुपया का स्टाम्प लेकर स्टाम्प पेपर पे लिखकर मुझे जमीन दान किया था। इस जमीन का अपने नाम से लगान रसीद कटवाना चाहता हूं, कोई रास्ता बताएं। तो देखें सबसे पहले दान जो है, दान करना एक प्रक्रिया है और इसके लिए दान पत्र जो है यहां पर तैयार किया जाता है। अब ये इसको गिफ्ट डीड भी बोलते हैं, गिफ्ट जो है यहां पर गिफ्ट डीड तैयार होता है। अगर ये रजिस्टर्ड तरीके से होता है तो आपको कानूनी अधिकार बन गया, लेकिन अगर ये अनरजिस्टर्ड तरीके से हुआ तो यहां पर ये आपका अधिकार जो है वो खत्म हो गया है। तो अगर देखें अनरजिस्टर्ड तरीके से कोई ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो है तैयार हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में इसका कोई कानूनी मान्यता नहीं है, लेकिन अगर रजिस्टर्ड तरीके से जो है, ठीक है, रजिस्टर यहां पर तरीके से हुआ है तो कानूनी तौर पर जो है उसका मान्यता है। अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का कोई मान्यता नहीं, रजिस्टर्ड तरीके से हुआ उसका कानूनी मान्यता है। तो इसलिए जो है जमीन का अपने नाम से लगान रसीद अगर आप जो है
कटवाना चाहते हैं तो ये 50 रुपया का स्टाम्प पेपर जो 40 वर्ष के पूर्व अगर एक तरह से जो लिखा गया था, अगर ये रजिस्टर्ड है तो 50 रुपया का 10 रुपया वाला भी मान्य होगा। लेकिन अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो अभी कुछ भी कर लेंगे, इसके आधार पर आप लगान रसीद नहीं कटवा पाएंगे। जमीन आपके दखल में है। और रही बात यहाँ पर देखें बासगीत जो पर्चा है ना, तो बासगीत पर्चा अगर आपको कट गया है, पर्चा अगर एक तरह से जो है अधिकारी के द्वारा काटा गया है तो उसका तो फिर रसीद आप कटवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बासगीत जिस जमीन पर पर्चा है, देखें बासगीत पर्चा कोई भी जो भी बनवाए हैं तो उसका जो नियम और कानून कहता है उसका पालन होना बेहद जरूरी है। क्योंकि कोई भूमिहीन जो व्यक्ति है जिसके पास अपना जमीन नहीं है उसी को जो है ये बासगीत पर्चा सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब जो जिसके पास जमीन है उसको अगर बासगीत पर्चा मिल गया है तो वो तो गलत है। अगर उसके ऊपर कल कार्रवाई होती है फिर उसको समस्या उत्पन्न हो सकता है। देखें जमीन का जो रजिस्ट्री लोग करा लेते हैं, देखें ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है और ये जमीन जो है इस जमीन का क्या हो गया, रजिस्ट्री करा लिए लोग, रजिस्ट्री जो है यहां पर करा लिए। तो आज हम आपको बता देते हैं सबसे पहले कोई भी जमीन का जो टुकड़ा है और जमीन का अगर कोई रजिस्ट्री करा लिया, कोई भी व्यक्ति जमीन का अगर रजिस्ट्री करा लिया तो जमीन जो है इसका जो प्लॉट का नंबर होता है ना, प्लॉट नंबर, अगर ये एक तरह से देखा जाए तो 1037 जो भी है ये जमीन के रजिस्ट्री यानी सेल डीड पर अंकित होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब आपका रजिस्ट्री सही नहीं है। इसके अलावा कुछ भी जो है एक तरह से आप गलत कर सकते हैं, लेकिन प्लॉट नंबर अगर आप गलत कर देते हैं तो समस्या उत्पन्न होता है। आज जो यहाँ पर समस्या है, कह रहे रजिस्ट्री पेपर जो है मेरा फैमिली में जो है एक यहाँ पर देखा जाए तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाए हैं, 8 ईयर एगो रजिस्ट्री करवाए, प्लॉट नंबर गलत हो गया है। अब जाकर पता चला कि प्लॉट नंबर गलत है तो यहां पर जो है एक तरह से इसको सही करने के लिए तैयार नहीं हो रहा विक्रेता। तो विक्रेता तैयार नहीं हो रहा है तो सबसे पहले जो गलत अंकित हुआ है, गलत जो है यहां पर अंकित जो हुआ है, समझें, क्या वो प्लॉट नंबर विक्रेता का है, क्या वो जो है यहां पर प्लॉट जो है एक तरह से नंबर विक्रेता का है, विक्रेता का है। तो आप कहेंगे इसका आंसर आपको ऐसे जो है देना चाहिए, लेकिन आप जो है इसका आंसर देंगे नहीं, वो नहीं है, विक्रेता का तो है ही नहीं प्लॉट नंबर। वहां पर जो यहां पर 10 एक तरह से अगर देखा जाए तो 31 अंकित हो गया, 37 होना था, जैसे भी हुआ जो भी कारण रहा होगा, लेकिन ये जो अंकित हो गया ये विक्रेता का नहीं है। उस समय गलत कह सकते हैं, अंकित होना हो गया है और इसी को लेकर समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो विक्रेता का अगर ये प्लॉट नंबर नहीं है तो ये देखना है कि आखिर ये 1037 के हिसाब से जमीन पर जो है यहां पर चौहद्दी चढ़ा हुआ है कि नहीं, यानी जमीन लैंड पोजीशन की अगर बात करें, आगे पीछे उत्तर दक्षिण और कौन है, तो इसमें आखिर जो चढ़ा हुआ है ना, तो ये पोजीशन देखना है कि क्या चढ़ा हुआ है, ये मायने रखता है। यानी यहां पर जो ये है एक तरह से देखा जाए तो ये मायने रखता है। ये स्पष्ट करता है कि देखें यहां पर जो पोजीशन डिक्लेयर तो आप 1037 का किए थे, कोर्ट में जब मामला जाएगा तो पूछा जाएगा ना कि आप जो है वहां पर जो कोर्ट गए तो 1037 जो है एक तरह से, या जो रजिस्ट्री ऑफिस गए उसका चौहद्दी अंकित किए, वहां पर आप सिग्नेचर किए जमीन रजिस्ट्री करने वाले को, और अभी आप कह रहे हैं कि ये प्लॉट नंबर जो है हम जमीन नहीं बेचे हैं। कल को अगर ये मुकर जाए कि हम जमीन नहीं बेचे हैं, ये जाली है, पर तो उसका सिग्नेचर है। 8 ईयर का बात है, हो सकता है कि उसका जो है आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो या उसका फिंगर का वेरिफिकेशन हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ, उसका फोटो सबसे बड़ी बात है, सेल डीड पर उसका फोटो, अभी तो फोटो भी लगता, फोटो भी मौजूद हो। अब अगर वो सही करवाने को तैयार नहीं है, डायरेक्ट मामले को सिविल कोर्ट में लेकर चले जाए, ठीक है। ये सिविल कोर्ट में जाएंगे ना जब, तो जो खर्च आपको लगेगा वो भी आप जाएंगे तो वकील आपको वो भी बता देंगे, आपके साथ गलत कर रहा है ना, आपको जो है सारा खर्च भी भरना पड़ेगा उसको,
जितना आपको केस लड़ने में परेशान जो है होने में जो खर्च लगा ना, ये सारा खर्च का भुगतान वो करेगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, जमीन आपकी है, आपकी जमीन का सुधार होगा। कोई गलत जो है आप बेचे तो आखिर कौन सा जमीन बेचे, सबसे बड़ी बात है ना। आप जो जमीन कोई बेच रहा कहेगा कि नहीं ये तो गलत है, सेल डीड बहुत लोग देखेंगे ना, विवाद होगा ना तो कहेगा कि जमीन का केवाला ही गलत है। अरे केवाला गलत है तो केवाला पर आपका सिग्नेचर है, और सिग्नेचर जो है उसके साथ साथ गवाह का सिग्नेचर है, आपके जमीन का चौहद्दी है, आपका फोटो वहां पर लगा हुआ है। कैसे गलत है? आप क्या करने गए थे वहां पर? तो इसलिए हर तथ्य को देखा जाता है, हर सिचुएशन को देखा जाता है। ये गलत कहने से, मौखिक गलत कहने से गलत नहीं हो सकता, इस बात को आप समझ लें। तो ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जो है कर लें। कोई भी आपको जो सवाल है आप कमेंट में जाकर जो है यहाँ पर लिख सकते हैं सवाल को। जो भी आपके साथ समस्या है वो भी कमेंट में जो है लिख सकते हैं। अगर आप जो चाहते हैं कि ज्वाइन करके जो है एक तरह सवाल पूछना, तो आप ज्वाइन करके भी अपनी समस्या का जो हल है वो पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।